हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है अन्य जन आंदोलन। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ। सन्यासी विद्रोह का जो समय है 1763 से 1800 ईस्वी के बीच। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच। पाबना उपद्रव 1873 से 76 के बीच। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों, जिनका नाम था दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास, इन दोनों के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए, एकमत हुए। उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किन किन क्षेत्रों में फैल गया, ध्यान रखिएगा। नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर। बंगाल के अगर बात करें तो बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों के द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इन विद्रोहों के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। नील दर्पण किसने? दीनबंधु मित्र ने। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह जो है बालाकोट, याद रखें, अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी के मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, इसके बाद विलायत अली, इनायत अली, अब्दुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत और बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं जो है स्थापित की गई। देखिए, अगर बात करें तो कुका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, लेकिन बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से जो है पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि वह स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति की।
फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दुद्दू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। 1805 में वेलेजली ने ट्रावनकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत दृष्टापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलु थम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया गया। खोन जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, लड़ाइयां लड़ी। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास। अंग्रेजों के द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से अगर बात करें तो संबंधित है, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुधो भगत ने किया था। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा और अंततः इसे सरकार के द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह 1818 में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोह का जो क्रम है वह बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806, कच्छ का विद्रोह 1931 और कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच। 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो कि दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है, में यह विद्रोह आर्थिक कारणों से हुआ। साहूकारों और औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। दिकुओं यानी बाहरी लोगों और व्यापारियों ने संथालों के द्वारा दिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किया। इस विद्रोह के नेता सीधो, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे। सीधो ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा है कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे, इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 तक जारी रहा और अंततः अगर बात करें तो विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनी डीह तालुके में विद्रोह कर दिया था, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारोक के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। भील विद्रोह भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी। 1818 से 31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसके प्रतिनिधि त्रैंबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि से संबंधित कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था।
1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सूरजी भगत और गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने, याद रखिएगा, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक 30 इयर्स तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है, महान हलचल के नाम से जाना जाता है या जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था अगर बात करें तो खूंट कटी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इनको जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। उसने कहा कि दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एकेश्वर यानी सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। ठक्कर बाबा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। यह हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। संभलपुर की गद्दी थी, इसके दावेदार सुरेंद्र साई ने यहां ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहां पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आदिवासियों की अगर बात करें, 1828 में अहोम विद्रोह आरंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के बीच 1914 में छोटा नागपुर में हुआ। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत आदि थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजाति नेता जदोनांग या जोड़ानांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो सही जवाब है नील उपद्रव, यानी सी ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच, संथाल विद्रोह 1855 से 56 और पाबना उपद्रव 1873 से 76 के बीच। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए। उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के
वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक अगर बात करें तो नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों के द्वारा या जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। सेकंड प्रश्न है, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती ये खेती करवाई जा रही थी। सी ऑप्शन। ठीक है, अगर बात करें तो नील विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित और जुझारू विद्रोह था, जिसकी शुरुआत सितंबर 1859 में बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव से हुई थी। इस विद्रोह का कारण था कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, किंतु उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती इस नील की खेती करवाई जा रही थी। इसी संदर्भ में सरकार के द्वारा मार्च 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। थर्ड नंबर है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? सही जवाब है दीनबंधु मित्र यानी बी ऑप्शन। 4 नंबर है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने की? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने की? इसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की यानी डी ऑप्शन। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? आपको मालूम है, सही जवाब है दीनबंधु मित्र। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। ठीक है, बी ऑप्शन। नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन के द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 ईस्वी में बढ़कर 95% हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों के कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योगों को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। 7 नंबर है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम जो गीत है किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, डी ऑप्शन। वंदे मातरम जो गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति है और ये आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। 8 नंबर है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का, ऑप्शन ए। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? प्रश्न संख्या 9,
आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? किस पर? सन्यासी विद्रोह पर, यानी बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके जो है प्रसिद्ध किया? निम्नलिखित विद्रोहों में से बताइए, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सन्यासी विद्रोह। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों के द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? किसने अपने कृतियों के द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी बी ऑप्शन। 12 नंबर है, बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है? किस पर? बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक जिस पर आधारित है, याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह पर। 13 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, पाबना विद्रोह 1873 से 76 के बीच हुआ था, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच, और कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच। यानी जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल है, यहां पे आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है, रिवाइज करके आगे बढ़िएगा। 14 नंबर है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। 15 नंबर है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? बताइए, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? मुख्य केंद्र था पटना, बी ऑप्शन। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। यह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, लेकिन अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, लेकिन अगले ही वर्ष बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अब्दुल्ला आदि ने जो है किया। पटना का अतिरिक्त अगर बात करें तो हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित हो गई। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेज विरोधी जो है भावनाओं के प्रसार में बहुत ज्यादा योगदान दिया। 16 नंबर है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो याद रखिए, गुरु राम सिंह, यानी सी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो कुका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ जो है मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे, लेकिन बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में चेंज हो गए, जिसका समान उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई, जिन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को जो है दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना था। किंतु बाद में ये राजनीतिक अगर बात करें तो आंदोलन में जो है परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को
रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। 17 नंबर है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव कहां पर पड़ी थी? तो सही जवाब है पंजाब में, सी ऑप्शन। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किनका? पागलपंथी जो विद्रोह था, किसका एक विद्रोह था? 18 नंबर में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब है, याद रखिएगा, गारो का, यानी बी ऑप्शन। देखिए, पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह थे, ठीक है, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक और राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा जो है मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर को जो है नियुक्त किया। 19 नंबर है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करमशाह के द्वारा पागलपंथ की जो है स्थापना किया गया था। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो याद रखिए, दादू मियां इसका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन। फराजी लोग जो है बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अपने धार्मिक, सामाजिक तथा अगर बात करें तो राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। हरियातुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने अपने बंगाल से जो है बंगाल से अंग्रेजों को निकलने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 के दौरान चलता रहा। अंत में क्या हुआ कि यह संप्रदाय के अनुयायी, इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे वहाबी दल में सम्मिलित हो गए, जाके मिल गए। फराजी कौन थे? 21 नंबर है, फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, याद रखिएगा। वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहां किया? वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन था इसका नेतृत्व किया था, याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा केरल में, ऑप्शन ए। 1805 में वेलेजली था, इसने ट्रावनकोर की महाराजा को सहायक संधि करने को विवश किया। महाराजा संधि के शर्तों से अप्रसन्न था और इसीलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की और यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत दृष्टापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलू थम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना जो है इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। 23 नंबर है, कौन से कथन सही है? 4 कथन दिया गया है, एक बार एनालिसिस कीजिए और बताइए सही कथन कौन सा है। देखिए, अगर बात करें तो चौथा कथन छोड़कर पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। एक बार आप एनालिसिस कर लीजिएगा। देखिए, गंजाम और गुमसूर में विद्रोह की लंबी परंपरा रही, जिसमें गंजाम में 1800 से 1805 ईस्वी का विद्रोह और गुमसूर विद्रोह 1808 से 1837 ईस्वी प्रमुख विद्रोह था। गुमसूर में श्रीलंका भांजा और बाद में उसके छोटे धनंजय भांजा द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। 24 महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा, सही जवाब है, अगर बात करें तो सही जवाब है वासुदेव बलवंत फड़के, सी ऑप्शन। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के, समय 1845 से 83 के बीच। इसने जो है बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दे दी गई और 1883 ईस्वी में आवरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। 25 रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो अगर बात करें तो सही जवाब है
पश्चिमी घाट में, यानी डी ऑप्शन। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चीता सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किले पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 में जो है भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। 26 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का स्थान था या केंद्र था? सही जवाब है कोल्हापुर, यानी बी ऑप्शन। गडकरी लोग मराठों के किले, जो मराठा के किले थे, इनमें काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली की और मराठा सेना से जो है उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को जो है मतलब कि मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी जो है संघर्ष करना पड़ा। आगे 27, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों में बलि विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध मानव बलि जो प्रथा था, इस बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति था वो नाम है खोंद। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर जो है बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। इस विद्रोह के जो है मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों के द्वारा अगर बात करें तो नए करों का आरोपण और उनके क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया, लेकिन 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। 28, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व जिसने किया था नाम है बुधु भगत, यानी ऑप्शन ए। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुधो भगत ने किया था। बुधु या बुधो भगत। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? याद रखिएगा, सिंहभूम, यानी बी ऑप्शन। 1831 ईस्वी में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। हजारीबाग और मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनैतिक था। इस विद्रोह के पनपने के स्व प्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों के द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 में बुधो भगत के मृत्यु के बाद इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा और अंततः क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस विद्रोह का जो है दमन कर दिया गया। 30 नंबर है, बघेरा विद्रोह कहां हुआ था? बताइए, बघेरा विद्रोह कहां हुआ था? तो बड़ौदा में, डी ऑप्शन। बघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 के बीच जो है अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास जो है 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। 31 है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। सही घटनाक्रम के अनुसार रखना है। सही जवाब क्या होगा बताइए? तो सबसे पहले अगर बात करें तो बंगाल का सिपाही विद्रोह होता है। दूसरी अगर बात करें तो इसके बाद क्या होता है?
बेलोर का सिपाही विद्रोह, इसके बाद कच्छ का विद्रोह, इसके बाद कोल विद्रोह और इसके बाद संथाल विद्रोह, यानी ऑप्शन ए में सही क्रम दिया गया है। 1857 के पूर्व के उपयुक्त अगर बात करें तो विद्रोह का जो क्रम है, बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से जो है मीर कासिम से जा मिली थी। बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 के बीच, कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बीच, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच। 32 बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? बेलोर का जो विद्रोह है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो याद रखिएगा, जो वेलोर का विद्रोह था सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था, यानी डी ऑप्शन। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेलोर में विद्रोह कर दिया, मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। बेलोर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807 ईस्वी तक था, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।